हेलो एवरीवन। तो आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मीनिंग है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल सब्सटेंस और केमिकल रिएक्शंस का आपस में क्या रिलेशन होता है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, इट मींस इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस आपस में किस तरीके से रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैटर और केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शंस। ओके, चलिए। फिर देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो एक है इलेक्ट्रो और दूसरा केमिस्ट्री। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इलेक्ट्रो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, एंड केमिस्ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिकल्स और केमिकल रिएक्शन और केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड कराते हैं और कुछ केमिकल्स के बीच में होने वाली केमिकल रिएक्शंस से रिलीज होने वाली केमिकल एनर्जी को किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल रिएक्शन में कन्वर्जन और केमिकल रिएक्शन से रिलीज होने वाली केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग। समझ में आया तक? चलिए, फिर देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, वो कौन से उसको देखो। तो पार्ट ए हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, फिर पार्ट बी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओके, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट सी गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रो केमिकल सेल के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे पार्ट बी, दैट इज बैटरीज और कमर्शियल सेल्स। एंड लास्ट पार्ट हम पढ़ेंगे पार्ट ई, इट इज 5th पार्ट, कोरोजन। क्लियर है तक? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टोटल 5 पार्ट्स हैं। पार्ट ए इलेक्ट्रोलिसिस, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, फिर गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर बैटरीज और कमर्शियल सेल एंड कोरोजन। ओके, तो ये स्टार्टिंग में 3 पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और गैल्वेनिक सेल। ये तीनों पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं और इन तीनों पार्ट से ही कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो लास्ट के 2 पार्ट है वो दोनों पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट है और उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हो गए। क्लियर है सभी को? चलिए, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लिए। एंड आप लोगों का जो टेस्ट होगा इस चैप्टर का, तो टेस्ट की डेट से 3 दिन पहले तक जितने वीडियोस आ रहेंगे उन वीडियोस तक आप लोगों के टेस्ट में आएगा। ठीक है,
अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए आप लोगों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तब जाके आप लोगों को चैप्टर समझ में आएगा। देखो, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ओल्ड डेफिनेशन भी होती है और मॉडर्न डेफिनेशन भी होती है। तो हमें बेसिकली मॉडर्न डेफिनेशन मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन मींस सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस अगर किसी सब्सटेंस में से, किसी स्पीसी में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इट मींस उस सब्सटेंस का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज आयरन है, एक सब्सटेंस है, उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इससे, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उस पर चार्ज आएगा +1 +1 और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। फिर अगर Fe+ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो Fe+ से कितना चार्ज आएगा, 2+ चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्लियर। तो यहां पर भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ओके। फिर अगर मान लो हमारे पास Cl- है, तो Cl- से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और क्या बना, Cl बना। तो यहां पर भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्लियर है। अगर तो ऑक्सीडेशन में सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। फिर देखो रिडक्शन, तो रिडक्शन जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो अगर किसी स्पीसी में इलेक्ट्रॉन एड अप होते हैं, तो इट मींस उस स्पीसी का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रोमीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए, तो ब्रोमीन के पास कितना चार्ज आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा, दैट इज Br- हो जाएगा, ओके। फिर अगर ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो क्या बन जाएगा, वो O2- बन जाएगा। तो यहां पर भी क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इन स्पीसी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, क्लियर है अंदर। फिर अगर हमारे पास Na+ आयन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो क्या बनेगा, Na बनेगा। इट मींस यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ओके। तो सिंपली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, क्लियर है सभी को। चलिए फिर देखो, हमने रेडॉक्स चैप्टर में मींस क्लास 11th में ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होता है कि किसी एटम में जो चार्ज प्रेजेंट है, तो उसी चार्ज को उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है, ओके। फॉर एग्जांपल, यहां पर Fe पे कितना चार्ज है, 0 है, क्योंकि न्यूट्रल है। इट मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। फिर यहां पर देखो Fe पे कितना चार्ज है, +1। इट मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +1। तो जिस एटम पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर Fe पे चार्ज +1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। इस पे Fe पे चार्ज +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 है, ओके। फिर देखो यहाँ पर क्लोरीन पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। इट मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -1। फिर यहाँ पर क्लोरीन पे चार्ज 0, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ हमने क्लास 11 में पढ़ा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, तब जाके ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझ में आती है, क्लियर है सभी को। चलिए फिर देखो, जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ क्या होता है, तो उसको ऑब्जर्व करो। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इट मींस नेगेटिव चार्ज कम होगा। नेगेटिव चार्ज कम होगा, इट मींस पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मींस न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है। अब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। आई बात समझ में, मींस ऑक्सीडेशन जब होता है
ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, यहां पर लिखते हैं अपन इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो गया। ठीक है, 0 to +1 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ पर +1 से कहा गया +2 पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। फिर यहाँ पर -1 से कहा गया 0 पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। -1 न्यूमेरिकली कम होता है और 0 न्यूमेरिकली ज्यादा होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रिडक्शन में। तो रिडक्शन में जस्ट अपोजिट होगा, मींस रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। ON रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि इस पे चार्ज 0 है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, और यहाँ पर हुआ क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन पर। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, 0 से कहां चला गया -1। फिर यहाँ पर 0 से कहा गया -2, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। फिर यहाँ पर +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। ओके, तो ये सब आप लोगों को पहले से पता होगा क्योंकि हमने क्लास 11 में डिटेल में पढ़ा है रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रेडॉक्स मींस रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लो। फिर हम आगे बढ़ेंगे और टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, चलिए नोट हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, बट इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने से पहले हम कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है हमने क्लास 11 में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स मींस ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर आयंस फॉर्म होता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिन सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या मिले हमें आयंस मिले, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। ओके, और आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायंस दैट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड एनायंस दैट इज नेगेटिवली चार्ज आयंस। क्लियर है यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो डिसॉल्व करने पर वाटर में क्या एग्जिस्ट करते हैं Na+ आयन और Cl- आयन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस कहलाएगा, या फिर सिंपली इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। क्लियर है सभी को? वैसे अगर हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा H+ और Cl- आयन मिलेगा। तो इट मींस HCl भी किस तरीके से बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है यहाँ? तो ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर आयंस मिलेंगे वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। क्लियर है सभी को? और फिर अगर हम ऐसे सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करें जिन सब्सटेंस से कोई आयंस नहीं मिलते तो उन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? उन सब्सटेंस को कहा जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होते हैं? तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के वो हैं ग्लूकोज, ठीक है, शुगर दैट इज सुक्रोज, एल्कोहल, यूरिया एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। हमें इस चैप्टर में बेसिकली किससे मतलब रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस से मतलब रहेगा। समझ गए यहां तक? चलिए इनको भी नोट कर लेना।
और हम इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिन सब्सटेंस की एक्वस स्टेट में मींस वो वाटर में डिसॉल्व्ड है, उस एक्वस स्टेट में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, तो उन सब्सटेंस को भी क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस कहा जाता है। क्लियर है सभी को? तो यूजुअली अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें और स्पेसिफिकली सॉल्ट की बात करें, तो सॉल्ट्स कैसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, तो सॉलिड स्टेट में वो आयंस एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स रहेंगे, मींस इधर उधर मूव नहीं करेंगे। तो इस वजह से आयोनिक कंपाउंड की सॉलिड स्टेट में कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। लेकिन जब हम आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर वो आयंस फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने की वजह से इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो मूव करने की वजह से, आयंस के मोशन की वजह से उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या पास हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे फंडे क्लियर होने चाहिए आप लोगों को, है ना। मींस हम अगर बात करें आयोनिक सॉलिड, तो आयोनिक सॉलिड में आयंस फिक्स होते हैं, तो फिक्स होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, बट अगर हम आयोनिक सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। तो उस एक्वस सॉल्यूशन में आयंस क्या होंगे, फ्री होंगे मोशन के लिए, फ्री टू मूव। तो इस वजह से इस एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकेगी या फिर पास होगी। समझ गए यहाँ तक? तो ये सारे फंडे क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट ए, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली एक प्रोसेस है। तो इट इज जैसे इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं ना, मैटर है, तो इलेक्ट्रोलिसिस कोई सब्सटेंस नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच a non-spontaneous redox chemical reaction is carried out by using इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रोलिसिस की, कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। मींस हम इलेक्ट्रोलिसिस में क्या देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल रिएक्शन, और वो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन होगी। क्लियर है? चलिए अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या अरेंजमेंट किया जाता है और कब इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है, या फिर कैसे होगी उसको देखते हैं। तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस को प्रोसीड कराने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, मीन्स एक कंटेनर रिक्वायर्ड है, और इलेक्ट्रोलाइटिक
सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। फिर कंडक्टिंग रॉड्स रिक्वायर्ड है, जिनको इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स रिक्वायर्ड है, जो कि यूजुअली क्या होगी, डीसी, दैट इज डायरेक्ट करंट बैटरी। क्लियर? तो ये सब रिक्वायर्ड है हमें इलेक्ट्रोलिसिस को कैरी आउट कराने के लिए। समझ गए? तो इतना नोट कर लो फटाफट, फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको भी। नोट हो गया? अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कराई जाती है। तो यहां पर एक लिया जाता है एक कंटेनर, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ओके, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मीन्स कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। फिर इसमें लिया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, अब अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इट मींस इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, अपोजिटली चार्ज आयंस प्रेजेंट होंगे, दैट इज कैटायंस और एनायंस। तो इसमें कुछ आयंस कैटायंस होंगे, लेट्स सपोज वो कैटायंस A+ है। ओके, और कुछ नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस। ठीक है, चलो इतना बना देते हैं फिलहाल, जो कि इनिशियली इधर उधर रैंडमली कहीं भी मूव करेंगे अपनी मन मर्जी से। जब तक इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कुछ भी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट नहीं किया गया है, तब तक ये आयंस इधर उधर रैंडमली कहीं भी इधर उधर मूव करते रहेंगे। क्लियर है यहाँ सभी को? तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, AB है, जिसका सॉल्यूशन है, जिसमें वो A+ आयन और B- आयन के फॉर्म में डिसोसिएटेड है। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया गया है, उसमें एक कंडक्टिंग रॉड या फिर प्लेट इंट्रोड्यूस करेंगे। कंडक्टिंग रॉड या फिर प्लेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, वैसे ही इस तरफ भी एक और कंडक्टिंग रॉड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कंडक्टिंग रॉड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। ठीक है, और इन दोनों रॉड को हम एक्सटर्नली वायर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे बैटरी से। तो ये हमारे पास यहां पर बैटरी है और ये वायर्स है। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। ओके, ये एक्सटर्नल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, तो ये है एक्सटर्नल डीसी सोर्स, डायरेक्ट करंट
यूज करना होता है हमें इलेक्ट्रोलिसिस में। क्लियर है यहां तक? चलिए, और ये की है, ठीक है। तो ये दोनों कंडक्टिंग रॉड्स हैं, कंडक्टिंग रॉड्स, जिनको कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो इलेक्ट्रोड्स दो टाइप की होती हैं। तो एक होती है एनोड और दूसरी कैथोड। क्लियर है यहां तक? चलिए, अभी समझ में आ जाएगा कि किसको एनोड बोलेंगे और किसको कैथोड बोलेंगे, ठीक है। चलिए, फिर इलेक्ट्रॉन्स दो टाइप की होती है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव। तो एक टाइप की होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर जाती हैं, तो उनको कहा जाता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स किनको बोलेंगे? तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स उन इलेक्ट्रोड्स को बोलेंगे जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल वो क्या काम आएंगी? इलेक्ट्रिसिटी पास करने के काम आएंगे, ठीक है। तो उनको बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो फिलहाल हम जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड्स कैसी हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मींस वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस बात का खासकर ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो ये हो गया अरेंजमेंट, इनिशियल अरेंजमेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस कर ली और उन इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल वायर के थ्रू और बैटरी के थ्रू जोड़ दिया, कनेक्ट कर लिया। अब जब तक हम इस स्विच को ऑन नहीं करेंगे, तब तक इन वायर्स को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक इन इलेक्ट्रोड से करंट फ्लो नहीं होगा और तब तक ये आयंस इधर उधर रैंडमली कहीं भी घूमते रहेंगे। ओके, फिर देखो, जब हम वायर को कनेक्ट कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे, तो क्या हो जाएगी? बैटरी इन रॉड से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस रॉड से कनेक्ट है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस रॉड से कनेक्टेड है। तो जैसे ही स्विच ऑन होगा तो इस रॉड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और इस रॉड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये डेवलप हो गए किन पे? चार्जेस, इलेक्ट्रोड्स पे चार्ज डेवलप हो गया। अब जैसे ही इन इलेक्ट्रोड्स पे चार्ज डेवलप होंगे तो इन आयंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी मोशन के लिए, ठीक है। मींस ये आयन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे और वो डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, है ना। अब बताओ कि यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन है वो कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव आयन है वो कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे? तो यहाँ पर लगेगा कॉन्सेप्ट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। तो यहाँ पर जो नेगेटिव आयंस है वो नेगेटिव आयंस जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ और पॉजिटिव आयन जाएंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। क्लियर है तक? और जब ये अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ के पास जाएंगे तो वहां पर जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे, मींस वो न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट कैसे होंगे? थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिवली चार्ज आयन दैट मींस एनायन। तो फिलहाल हमारे पास एनायन क्या है? बी माइनस। ये किसकी तरफ जाएगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, और ये डिस्चार्ज कैसे होगा? जब वो अपना नेगेटिव चार्ज खत्म कर देगा। और नेगेटिव चार्ज खत्म कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। तो नेगेटिव आयन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाकर या फिर उस पर जाकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और डिस्चार्ज होते हैं। तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो
पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव आयन क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो यहां पर ये बनेगा बी प्लस इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड। क्लियर हो जाता है। फिर अगर हम बात करें यहां लिखते हैं कैटायन की, तो कैटायन कहां जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो कैटायन जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाकर डिस्चार्ज होगा। और डिस्चार्ज कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ठीक है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बिकम्स A। तो यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो कहलाता है कैथोड। समझ गया आता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे रिडक्शन हो। ओके, तो शॉर्टकट कैसे याद रखोगे आप लोग, एनोड के लिए AO, एनोड पे ऑक्सीडेशन, और कैथोड के लिए याद रखोगे CR, कैथोड पे रिडक्शन। समझ गए। और यही ओवरऑल प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैरिड आउट होता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर हो समझ में आता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम लिखते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिलअप करके उनमें इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से जब एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं। मींस किसके थ्रू, रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, दैट इज थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड दिस ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है सभी को। चलिए, तो इसी के बारे में हमने इस पार्ट में पढ़ना है। क्लियर, तो इतना नोट कर लो, फिर हम और भी आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं। तो एक टाइप का कहलाता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरा टाइप का कहलाता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो अभी जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसमें इलेक्ट्रोड को इनर्ट लेके चलना है। ठीक है, फिर देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड की कुछ एग्जांपल्स हैं, वो क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो प्लैटिनम और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड और प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। यहां तक क्लियर। फिर देखो, अगर किसी इलेक्ट्रोड पे कोई आयन जाकर डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज होकर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो रहा है और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम उस वक्त उसके लिए क्या लैंग्वेज यूज करेंगे, दैट इज द क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड एट दैट इलेक्ट्रोड। यहां तक क्लियर। फिर अगर कोई आयन इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो रहा है और सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लेट्स सपोज Na+ आयन। ठीक है, तो Na+ आयन जब इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होगा तो क्या बनेगा, सोडियम मेटल बनेगा, मींस सॉलिड बनेगा। तो हम उस वक्त कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे,
ये लाइट यूज करेंगे, दैट इज सोडियम मेटल इज गेटिंग डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। समझ गए? तो गैस के लिए हम यूज करते हैं इवॉल्व और सॉलिड के लिए यूज करते हैं डिपॉजिटेड। समझ गए? चलो, ये सारी लैंग्वेज याद रखनी है, क्वेश्चंस में काम आती है। फिर देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये कोई आयन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वो आयन इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होता है। तो उसके लिए जो बाहर से वोल्टेज लगाना पड़ेगा, मीन्स बाहर से जो पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, तो वो पोटेंशियल कहलाता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल। ओके, लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर आयन है, उस आयन को इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट करने के लिए 0.5 वोल्ट रिक्वायर्ड। तो इस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा? 0.5 वोल्ट होगा। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल का मीनिंग क्लियर हुआ कि दैट पोटेंशियल और voltage which is required to deposit a particular ion in the respective electrode is known as discharge potential. क्लियर है आता? इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं। पोटेंशियल required to discharge ion in the, या फिर एट देखना चाहिए, एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज डिस्चार्ज पोटेंशियल। ओके, चलिए, ये हुआ कॉन्सेप्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल। फिर अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के कैटायंस हैं। ओके, और ये इलेक्ट्रोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स कैथोड। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा टाइप के कैटायंस हैं। लेट्स सपोज सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन, दो टाइप के कैटायंस हैं। तो अब बात आती है कि इस इलेक्ट्रोड पे, मींस कैथोड पे, कौन सा कैटायन जाके डिपॉजिट होगा? सोडियम आयन डिपॉजिट होगा कि मैग्नीशियम आयन डिपॉजिट होगा? क्योंकि एट अ टाइम एक ही टाइप का आयन डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे। क्लियर है सभी को? तो इसके लिए एक थ्योरी है, उसको बोलते हैं, वैसे ये पता करने के लिए कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, उसके थ्योरी उसको बोला जाता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ओके, तो ये थ्योरी क्या बोलती है उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम कैटायंस की बात करें, तो अगर एक से ज्यादा कैटायंस हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो वो कैटायन इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होगा जिस कैटायन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी दूसरे कैटायंस के कंपैरिजन में। ठीक है, या फिर हम डिस्चार्ज पोटेंशियल की लैंग्वेज में बात करें, तो वो कैटायन इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होगा जिस कैटायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एनायन की बात करें, तो एनायन इलेक्ट्रोड पे जाके क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा टाइप के एनायंस हैं, तो वो एनायन इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होगा
जिस एनायन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्लियर है सभी को? तो ये कहलाती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है, इसको लिखते हैं अपन। इन केस ऑफ more than one cation, that cation will discharge at the electrode which has more tendency to be reduced or having less discharge potential। ओके, तो युवा कैटायन की अगर एक से ज्यादा टाइप के कैटायंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो वो कैटायन डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड पे जिस कैटायन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है या फिर जिस कैटायन की डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। समझ गए? सिमिलरली हम एनायंस के लिए कह सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा टाइप के एनायंस हुए तो वो एनायन डिस्चार्ज होगा जिस एनायन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या फिर जिस एनायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। समझ गए यहां पर? चलिए, तो इट इज जस्ट लाइक मान लो कि क्रिकेट के मैच में लास्ट ओवर चल रहा है सेकेंड इनिंग का और जो बॉलिंग कर रही है वो टीम है इंडिया। ठीक है, और बुमराह के पास भी एक ओवर बचा हुआ है और भुवनेश्वर कुमार के पास भी एक ओवर बचा हुआ है। बुमराह और भुवनेश्वर कुमार, दो ऑप्शन है हमारे पास। तो हम कौन से बॉलर को लास्ट ओवर देंगे ताकि हम मैच जीत सकें? तो ऑब्वियस बात है, जिस बॉलर की टेंडेंसी ज्यादा होगी विकेट लेने की और रन कम देने की, उस बॉलर को हम लास्ट ओवर देंगे। तो वैसे कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर है कि इन दोनों कैटायंस में से वो कैटायन डिस्चार्ज होगा जिस कैटायन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और जिस कैटायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। समझ गए यहां पर? चलिए, तो ये है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ओके, अब देखो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा टाइप का कैटायन ज्यादा टेंडेंसी रखेगा कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होने की और कौन सा टाइप का एनायन ज्यादा टेंडेंसी रखेगा एनोड पे जाके डिस्चार्ज होने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए एक सीरीज बनती है, उसको देखते हैं, जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा टाइप का कैटायन और कौन सा टाइप का एनायन इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होता है। ओके, तो यहां पर हम बना रहे हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज सीरीज ऑफ कैटायन। कैटायन की अपनी सीरीज होती है और एनायन की अपनी सीरीज होती है। तो उसमें हम किस ऑर्डर में लिखेंगे कैटायंस को? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू बी डिस्चार्ज। ओके, मैं लाइन से दिख रहा हूं यहां पर, आप लोग देखते चलना।
तो ये है लाइन से डिस्चार्ज होने का ऑर्डर, ओके, इन आयंस का। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है टेंडेंसी का, ठीक है। मींस सबसे कम टेंडेंसी डिस्चार्ज होने की लिथियम आयन की, फिर उससे ज्यादा टेंडेंसी पोटेशियम आयन की, फिर उससे ज्यादा टेंडेंसी बेरियम आयन की। इस तरीके से पूरी सीरीज बनी हुई है। और ये सीरीज कहां से आती है ये सब आप लोग आगे चल के समझोगे जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तब, ओके। लाइन से ठीक है। फिर देखो इस तरफ बनाते हैं हम एनायंस के लिए। तो एनायंस की लिमिटेड है, इसमें ज्यादा नहीं है। तो सबसे कम टेंडेंसी होती है डिस्चार्ज होने की सल्फेट आयन की, फिर नाइट्रेट आयन, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये लिमिटेड एनायंस है और यही एनायंस आप लोगों को सिलेबस में मिलेंगे, ठीक है। तो ये लाइन से डिस्चार्ज होने की इंक्रीजिंग डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहां भी इंक्रीजिंग ऑर्डर और वहां भी इंक्रीजिंग ऑर्डर। मींस आगे आने वाला आयंस ज्यादा टेंडेंसी रखेगा डिस्चार्ज होने की। लेट्स सपोज हम अगर पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन में कंपेयर करें, मींस एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कैल्शियम पोटेशियम आयन भी है और कैल्शियम आयन भी है, तो कौन सा आयन डिपॉजिट होने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, फिर कौन सा आयन डिपॉजिट होगा या फिर डिस्चार्ज होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम आयन पोटेशियम आयन के बाद है। इट मींस कैल्शियम आयन ज्यादा टेंडेंसी रखेगा डिस्चार्ज होने का। इट मींस कैल्शियम आयन डिस्चार्ज होगा। यहां तक क्लियर सभी को? इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, नोट करिए सीरीज। एंड देखो यहाँ पे नेगेटिव आयन की सीरीज में आप लोगों को OH माइनस आयन बीच में दिख रहा है, तो किसी किसी बुक में कहीं कहीं पे आप लोगों को OH माइनस आयन लास्ट में मिल सकता है, तो उससे आपको कंफ्यूज मत होना क्योंकि वो डाटा के बेसिस पर है। हम आगे चलके जो एग्जांपल्स देखेंगे उन एग्जांपल्स में मोस्ट ऑफ द केस में OH माइनस आयन क्लोराइड आयन ब्रोमाइड आयन के पहले आता है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मीन्स लिक्विड NaCl, है ना। मीन्स हमने सोडियम क्लोराइड को गला दिया है, ठीक है, पिघला दिया बोल सकते हो। तो मोल्टन NaCl में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो देखो मोल्टन NaCl में जो आयंस होंगे वो क्या क्या होंगे, Na+ आयन और Cl- आयन। इट मीन्स मोल्टन सोडियम क्लोराइड में एक टाइप का कैटायन है और एक टाइप का एनायन है, तो हम आसानी से प्रोडक्ट बता सकते हैं। तो देखो सोडियम आयन किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा और क्या होगा, रिड्यूस होगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो क्या बनेगा, Na सॉलिड। ओके, तो ये कहां पर होगी रिएक्शन, एट कैथोड, ठीक है। फिर क्लोराइड आयन कहां पे जाएगा, एनोड के पास जाएगा और एनोड के पास जाकर ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर रिलीज
करेगा क्लोरीन गैस, ठीक है, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। दो क्लोराइड आयन के रिस्पेक्ट में एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि Cl माइनस, एक Cl माइनस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो क्या बना, Cl एटम बना। फिर दूसरे क्लोराइड आयन से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और एक और क्लोरीन एटम बना, तो दोनों क्लोरीन एटम जोड़ के क्या बनाएंगे, Cl2 बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोराइड आयन। क्लियर है सभी को? चलिए फिर देखो, हम अगर नेट रिएक्शन लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना होगा। मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब जाके बैलेंस कर पाएंगे हम। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर 2 Na प्लस 2 Cl माइनस to gives 2 Na solid plus Cl2 गैस। ओके, तो ये हमें मिलेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। क्लियर है था? चलिए, और ये रिएक्शन कहाँ होगी, एनोड पे होगी, एट एनोड। तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से कैथोड पे बनता है सोडियम और एनोड पे बनती है क्लोरीन गैस। ओके, और क्लोरीन गैस ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। ओके, तो देखो सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करने पर हमें मिलेगा एक्वस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ओके, अब इस एक्वस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होगा उसको देखो। एक्वस NaCl सॉल्यूशन, तो इसमें अगर हम कैटायंस की बात करें तो कैटायन क्या क्या होगा, एक सोडियम का आयन और एक वाटर का H+ आयन, बहुत ही कम अमाउंट में लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट में तो होगा ना, H+ आयन फ्रॉम वाटर। ओके, तो ये हुए 2 टाइप के कैटायंस। ओके, फिर एनायंस। तो एनायंस की बात करें तो एनायंस क्या होने वाले हैं, क्लोराइड आयन और बहुत ही लिटिल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन, और ये किससे आएंगे, वाटर से आएंगे फ्रॉम H2। ठीक है, तो देखो इस एक्वस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में 2 टाइप के कैटायंस हैं, दैट इज Na+ और H+, और 2 टाइप के एनायंस हैं, दैट इज Cl- और OH-। तो हम अगर स्पेसिफिकली कैटायंस की बात करें तो कौन सा कैटायन डिस्चार्ज होगा कैथोड पे, तो हम इसके लिए देखेंगे सीरीज। ठीक है, तो देखो Na+ आयन और H+ आयन, दोनों आयन में से कौन सा आयन आगे है, मींस जिसकी टेंडेंसी ज्यादा है डिस्चार्ज होने की। तो Na+ पीछे है और H+ तो काफी आगे है। इट मींस H+ आयन डिस्चार्ज होगा, Na+ आयन डिस्चार्ज नहीं होगा। Na+ आयन वैसा का वैसे ही रहेगा लेकिन H+ आयन डिस्चार्ज होगा। ठीक है, और ध्यान रखना अभी फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लेटिनम। ओके, तो कैटायंस हमें मिलेंगे H+ आयन जो कि डिस्चार्ज होगा। तो H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके
कैथोड पे रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहां बनेगी हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं। समझ गए? चलिए फिर देखो, हम कैटायनिक इक्वेशन को मींस रिडक्शन की इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं। एक कैथोड की रिएक्शन है, वो क्या होगा, वो एक तरीका एक और होता है, उसको लिखो। इसमें हम H2O दैट इज वाटर का रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो वाटर का जब रिडक्शन किया जाता है तो प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, उसको लिखो। तो वाटर की रिडक्शन से बनता है हाइड्रोजन गैस प्लस OH- आयन। ये होता है वाटर के रिडक्शन से प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना चाह रहे हो तो बैलेंस कर सकते हो। तो इसमें देखो H2O में हमारे पास हाइड्रोजन एटम H+ आयन के फॉर्म में है, तो 2 हाइड्रोजन आयन H+ में है तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और उसे बना लिया हाइड्रोजन गैस, फिर बचा OH-, तो उसको बैलेंस करना है। तो इसके लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर देख लो, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो H OH ओके, इसमें H+ के फॉर्म में है और यहाँ पर OH के फॉर्म में है। हमें इस इक्वेशन को समझना है। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल H+ OH-। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन ने इसको रिड्यूस किया, क्या बनाया H और OH-। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन ने इस H+ को अगले नेक्स्ट H2 मॉलिक्यूल के H+ को रिड्यूस कराया, क्या बनाया H, फिर क्या रिड्यूस हुआ OH-। ठीक है, तो ये H और ये H आपस में कंबाइन होकर H2, ये देखो, और ये दोनों OH- 2 OH- को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल में। तो ये इसका फंडा, समझ गए? तो ये वाटर का रिडक्शन भी आप लोग इसमें शो कर सकते हो। तो इससे भी क्या मिलेगी आप लोगों को, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए, तो ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड एट कैथोड। अभी हमने सिर्फ कैथोड की बात की है, अब हम बात करेंगे एनोड की। तो एनोड पर कौन जाएंगे, एनायंस आएंगे। अब देखो यहाँ पर 2 एनायंस के बीच में कॉम्पिटिशन है, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है सभी को? चलिए उसको देखते हैं। तो कैटायंस का कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, उसको लिख लेना आप लोग। तो देखो क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में से कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा एनोड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे एनोड की रिएक्शन, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो इसको हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं इस सीरीज को देखकर। ठीक है, तो सीरीज में देख के बताओ कि कौन से टाइप के एनायन की डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एज पर सीरीज आंसर क्या होगा, क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर एनोड पे क्या डिस्चार्ज होगा, क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होगा और क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होकर बनाएगा क्लोरीन गैस Cl2 गैस और रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन एट एनोड। ओके, फिर देखो हाइड्रोक्साइड आयन अगर ऑक्सीडाइज होता तो क्या बनता। तो हाइड्रोक्साइड आयन अगर ऑक्सीडाइज होता तो बनती यहां पर ऑक्सीजन गैस प्लस H+ प्लस इलेक्ट्रॉन। ये होता ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब इसको भी आप लोग समझ सकते हो कि इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो देखो OH-, तो OH- में हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तब जाके ओवरऑल चार्ज होगा -1। क्लियर? फिर OH में से H+ बाहर रिलीज हो जाएगा, मींस अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा H+ प्लस O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली
दूसरा OH माइनस आयन जिसमें H+1 में है और ऑक्सीजन 2 माइनस थे, तो यहाँ पर भी हमें मिला H प्लस ऑक्सीजन एटम प्लस रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर O2 बना रहे हैं और क्या बन रहा है 2H+ और कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है ऑक्सीजन गैस बनता है। ओके, फिर देखो हम यहाँ पर वाटर का भी ऑक्सीडेशन करा सकते हैं क्योंकि वाटर के भी ऑक्सीडेशन से क्या बनती है ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, और सिमिलर टाइप की इक्वेशन बनेगी प्लस H+ प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए फिर से कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं यहाँ पर कि ये देखो एक H एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें, है ना, बाकी तो सिमिलर है। ये देखो तो यहाँ पर 2H+, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। तो एक्स्ट्रा क्या हुआ यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O और ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल H+ कितने बने 4 H+ बने और इलेक्ट्रॉन कितने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। तो दोनों ही केस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और दोनों ही केस में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, चलो अब देखो मजे की बात यह है कि वाटर के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्लोराइड से ज्यादा होती है, बट फिर भी यहां पे क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है। क्या बोला मैंने कि वाटर के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्लोराइड से ज्यादा होती है, डाटा के बेसिस बता रहा हूं आप लोगों को मैं, बट फिर भी क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होता है, डिस्चार्ज होता है यहां पर। तो ऐसा क्यों? तो उसका रीजन है ड्यू टू ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर और हाइड्रोक्साइड आयन। तो अभी मैंने क्या बोला उसको समझाता हूं मैं। तो देखो वाटर का ऑक्सीडेशन रिलेटिवली ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन, बट ये रिएक्शन बहुत ही स्लो प्रोसीड होती है, इतनी स्लो प्रोसीड होती है कि ऑब्जर्व ही नहीं होती। तो इस वजह से इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो उस वक्त क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आएगा समझ में? तो जो हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ऑक्सीजन गैस को ऑब्जर्व करने के लिए, तो उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा पोटेंशियल या फिर ओवर पोटेंशियल या फिर ओवर वोल्टेज। और ऑक्सीजन गैस का ओवर वोल्टेज काफी हाई होता है, तो इस वजह से ये रिएक्शन ना होकर यह रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये रिएक्शन नहीं होगी ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ड्यू टू हाई लिखो यहां पर, ड्यू टू हाई ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और ये रिएक्शन होगी एनोड पे। तो एनोड पे क्या बनेगी क्लोरीन गैस बनेगी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन। समझ गए आप? तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्वस सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस में हमें प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे। तो कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस और एनोड पे मिलेगी क्लोरीन गैस। ठीक है, चलिए, और सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, सॉरी, ये तो मतलब ये साइन है कि ये नहीं रिलीज होगा और ये साइन है कि रिलीज होगा। तो फाइनली उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बचा रहेगा। और हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट हो रहा था, इसके बारे में देखा था वाटर के रिडक्शन से। तो हाइड्रोक्साइड आयन के जनरेशन की वजह से हमारे पास सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा एल्कलाइन नेचर हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर सॉल्यूशन क्या हो जाता है अल्कलाइन हो जाता है। इट मींस सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? फिर एक और एक्स्ट्रा बात आप लोगों को बता रहा हूं जस्ट आप लोगों की नॉलेज के लिए कि क्लोरीन गैस की 100% अमाउंट हमें नहीं मिल पाती। उसका रीजन ये है कि क्लोरीन गैस वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ
क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। ये सब आप लोग पढ़ोगे जब हम बी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। बट हम अगर उसको आइडियली बोले तो क्लोरीन को मान के चलेंगे कि जितनी अमाउंट मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है, और प्रैक्टिकली इतनी नहीं होता। क्लियर है सभी को? तो नोट कर लो इसको, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए नोट कर लिए। एंड ये ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक बार और सुन लो कि वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस को रिलीज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, जो कि काफी हाई होता है, जिसे कहा जाता है ओवर वोल्टेज। ठीक है, चलिए। एंड एक और कॉन्सेप्ट निकला यहां पर, जस्ट नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है कि अगर हम Hg यूज करेंगे एज मीन्स मरकरी यूज करेंगे एज इलेक्ट्रोड। ओके, तो मरकरी को अगर इलेक्ट्रोड की तरह यूज करेंगे इसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिसिस में, तो हमें कैथोड पे क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी कैथोड पे। उसका रीजन ये है कि सोडियम जो है मरकरी में सॉल्युबल होता है और अपना एमालगम बना लेता है। तो इस वजह से जब मरकरी को एज अ इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट होता है, ठीक है, या फिर सोडियम डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ नंबर 3 है कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो देखो CuSO4 एक्वस, तो कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होगा? Cu2+ आयन प्रेजेंट होगा और H+ आयन फ्रॉम वाटर, और ये तो हो गए कैटायंस। एंड एनायंस की बात करें तो एनायंस में SO4 एंड OH- आयन ऑफ या फिर फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो देखो यहां पर दो टाइप के कैटायंस, दो टाइप के एनायंस। तो Cu2+ और H+, इन दोनों में से कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा कैथोड में? कैथोड। तो देखो आराम से बना सकते हो आप लोग। Cu2+ आगे है, H+ पीछे है। इट मींस Cu2+ की रिड्यूसिंग टेंडेंसी H+ से ज्यादा है। ठीक है, तो इट मींस कैथोड की रिएक्शन क्या होगी? कॉपर 2+ का रिडक्शन। Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर सॉलिड। तो कैथोड में डिपॉजिट होगा कॉपर। और एनोड की बात करें, एट एनोड, तो एनोड में देखो दो टाइप का आयन, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो दोनों में से कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? हमारे पास सीरीज है, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोक्साइड आयन आगे है, सल्फेट आयन पीछे, तो हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होगा। ओके, तो यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होगा। और अभी डिस्कस किया था हाइड्रोक्साइड आयन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस बनती है। ओके, तो O2+ H++ 2 इलेक्ट्रॉन, 2H+, यहाँ पे 2OH-, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये एनोड की रिएक्शन, तो एनोड पे बना ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे डिपॉजिट हुई कॉपर। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, उसको नोट करो फटाफट, नोट कर लिए।
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ FeSO4 आयरन सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। तो प्रोडक्ट्स क्या हो गए बताओ। तो FeSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में कैटायन से क्या हुआ Fe2+ और H+, ठीक है। और एनायंस SO4 2- एंड OH- आयन, ठीक है। तो देखो एनायंस में कोई दिक्कत नहीं है। एनायंस में तो इन दोनों में से हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होगा, सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं होगा और क्या बनेगा ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो एनोड पे क्या बनेगा ऑक्सीजन गैस। बट अब देखो कैथोड पे, तो कैटायंस में Fe2+ और H+ में ज्यादा टेंडेंसी किसकी दिख रही है आपको। तो देखो यहाँ पर Fe2+ पीछे है और H+ आगे है। इट मींस H+ आयन को रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन H+ आयन की क्वांटिटी बहुत कम होगी कि H+ आयन रिलेटिवली बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट होता है बाय द डिसोसिएशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस वजह से इसके कॉन्सेंट्रेशन की बहुत कम होने की वजह से क्या रिड्यूस होगा Fe2+ आयन रिड्यूस होगा। ओके, फिर देखो हमने सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम आयन को रिड्यूस ना कराकर H+ आयन रिड्यूस कराया था। तो वहां पर भी तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम थी, बट फिर भी हमने H+ आयन रिड्यूस कराया। तो एक्चुअली में जब एक्वस सॉल्यूशन में किसी सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो उसमें अगर हाइड्रोजन गैस बन रही है तो किसके थ्रू बनती है बाय द रिडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है वहां पे, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल के रिडक्शन की टेंडेंसी एल्यूमिनियम से थोड़ी सी ज्यादा होती है। यहां पर आता है H2O और इस H2O के H+ के रिडक्शन से बनती है हाइड्रोजन गैस। तो जहां जहां किसी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम कैथोडिक रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन कर रहे हैं तो एक्चुअली यहां पर रिडक्शन किसका होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है, ठीक है। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल का नंबर कहां पर आ रहा है एल्यूमिनियम के बाद आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है वाटर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सोडियम से ज्यादा है, ठीक है। बट वाटर मॉलिक्यूल की रिड्यूस होने की टेंडेंसी आयरन से कम है। इट मींस Fe2+ आयन रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहां पर हमें H2O का रिडक्शन नहीं मिलेगा, हमें किसका मिलेगा Fe2+ का रिडक्शन मिलेगा। तो कैथोड में हमें मिलेगा Fe2+ plus 2 electrons to give Fe। समझ में आया यहां तक सही को। चलिए, तो होपफुली मैंने अभी आपको जो बताया है वो समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है ना। तो जब एक बार फिर से देख लो इसको, CuSO4 एक्वस। फिलहाल हम कैटायन पे फोकस कर रहे हैं। तो CuSO4 में Cu2+ आयन और H+ आयन फ्रॉम वाटर, ओके। और FeSO4 एक्वस में Fe2+ आयन और H+ आयन फ्रॉम वाटर। तो देखो कॉपर सल्फेट के केस में क्या बनता है Cu2+ आयन बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि Cu2+ आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी तो H2O से भी ज्यादा है और H+ से भी ज्यादा है। लेकिन FeSO4 के केस में H2O की रिड्यूस होने की टेंडेंसी Fe2+ से कम है, ठीक है। और H+ का खुद का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो ये तो रिड्यूस होगा नहीं। और ये रिड्यूस क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी Fe2+ से कम है, तो यहां पर ये रिड्यूस होगा। समझ में आया तक। और सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में Na+ और H+ आयन फ्रॉम
वाटर। तो देखो यहाँ पर NaCl के सॉल्यूशन के केस में सोडियम आयन डिपॉजिट नहीं हो रहा था, क्या रिलीज हो रहा था, मीन्स क्या डिस्चार्ज हो रहा था, हाइड्रोजन गैस हमें मिल रही थी बाय द रिडक्शन ऑफ H+ आयन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी सोडियम आयन से ज्यादा है। तो इस वजह से सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। समझ में आता है? तो ये खासकर ध्यान रखना है आप लोगों को, तो उसको सब उसके लिए आप लोगों को ये सीरीज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो डाइल्यूट H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन में कैटायंस क्या क्या होंगे और एनायंस क्या क्या होंगे, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्लियर? तो देखो कैटायंस हैं H+ आयन, और ये H+ आयन किससे, H2SO4 से, और H+ आयन फ्रॉम वाटर, फ्रॉम H2O, ठीक है, और ये फ्रॉम H2SO4। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, दोनों टाइप के कैटायंस एक ही टाइप के हैं, दैट इज H+, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, डाइल्यूट H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से कैटायन कौन डिस्चार्ज होगा, H+ आयन डिस्चार्ज होगा, और क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो कैथोड की रिएक्शन एट कैथोड, यहां पर अब देखो H+ आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो H+ आयन का रिडक्शन होगा, तो इसमें वाटर का रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वाटर का रिडक्शन, वाटर की रिड्यूसिंग टेंडेंसी H+ से कम है, तो यहां पर मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं एनोड का क्या हाल होगा। तो देखो एनायंस, तो एनायंस क्या क्या है, SO4 2- और दूसरे हैं OH- आयन फ्रॉम H2O। ओके, और ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इस वजह से सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो वैसे ही कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम है, और ऊपर से उसके सल्फेट आयन के ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी वो भी कम है, तो एक ही बचता है हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होने के लिए, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहां पर एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये हो जाएगा एनोड की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर बनती है ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर बनती है हाइड्रोजन गैस। क्लियर है आता? चलिए इसको नोट कर लो फिर। नोट कर लिए। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, तो कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे उसको देखते हैं। ओके, तो कैटायंस सिमिलर है, H+ आयन फ्रॉम H2SO4 एंड H+ फ्रॉम वाटर। एनायंस को देखो, तो एनायंस भी SO4 2- from H2SO4 and OH- from H2O। ओके, तो इस वक्त यहां पर सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो इस वजह से सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होता है
सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस कराने से। तो कैथोड की रिएक्शन यही रहेगी, दैट इज H+ आयन रिड्यूस्ड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, बट एनोड की रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो वो क्या है इसको देखते हैं। यहां पर क्या बनता है, एट एनोड, तो एनोड पर होगा सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन और यहां बनता है H2O8 2- आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोला जाता है पर ऑक्सी डाइसल्फेट आयन। ओके, उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको देख लें एक बार, उसको हम आयंस के फॉर्म में देख लेते हैं एक बार। इसको नोट कर लेना फटाफट, इसको मैं इक्वेशन भी तो समझाता हूं आप लोगों को। H2SO4 ब्रेक हुआ और बना रहा है H++ HSO4- बाइसल्फेट आयन। ओके, इसको सल्फेट ले सकते हैं, बाइसल्फेट ले सकते हैं। फिर कैथोड की रिएक्शन हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। एनोड पर क्या होता है इसको देखो, तो स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं इसको। HSO4- का स्ट्रक्चर ये होता है, ये सब आप लोग पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। फिर यहां पर होता है 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, मींस ऑक्सीडेशन। तो क्या बचा, O 1 2 3 4 5 और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। समझ गए। सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल है, सॉरी एक और आयन है बाइसल्फेट आयन, उसका भी हुआ ऑक्सीडेशन और उसमें से निकला 1 इलेक्ट्रॉन। और इसमें बच गया फिर से 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां बचे 6 थे, 6 में से एक निकल गए, तो बचा कितना 5, वैसे यहां पर हुआ प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर ये और ये आपस में कंबाइन होते हैं। तो देखो अब क्या करना है आप लोगों को, इसको और इसको आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो इसको बनाते हैं अपन यहां पे OHS, ये देखो ये जब आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो फाइनली क्या बनता है, ये ऐसा H S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो इस पे काउंट करो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 हाइड्रोजन, सल्फर कितने 2, ऑक्सीजन कितने काउंट करो 2 एंड एक सेकेंड क्या छूट गया, OH आएगा यहाँ पे, ओके। तो ऑक्सीजन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 O8। तो ये है H2SO8, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, इसका नाम है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसी एसिड का वो नेगेटिव आयन था। मैं इसमें 2 H प्लस निकाल दोगे तो क्या बनेगा -2H+, तो बनेगा H2O8 2- दैट इज पर ऑक्सी डाइसल्फेट आयन। क्लियर बनाया सभी को। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस का। क्लियर है अंदर।
चलिए इसको भी नोट कर लो, नोट कर लेना इसको वीडियो पॉज करके। ओके, अब देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 aqueous solution by using copper electrode। ओके, और यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड है, इट मीन्स ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, इट मीन्स ये पार्टिसिपेट करेगी रिएक्शन में। और ये आप लोगों ने पढ़ा है ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इन मेटलर्जी इन क्लास 10th। होपफुली आप लोगों को याद आया होगा। यहां पर क्या होता है, ये हमने CuSO4 का सॉल्यूशन लिया, उसमें कॉपर की एक इम्प्योर रॉड इंट्रोड्यूस कराई, और यहां पे कॉपर की एक पतली प्लेट लेते हैं जो कि प्योर कॉपर की होती है। ओके, और इसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिए। थोड़ा याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और यहां पर क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो देखो इस पर्टिकुलर केस में होता क्या है कि ये जो कॉपर है, इम्प्योर कॉपर में जो कॉपर है वो होते हैं ऑक्सीडाइज, मीन्स उनका होता है ऑक्सीडेशन। तो अल्टीमेटली यही और एनोड है, और एनोड का ही क्या हो रहा है, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड का ही हो रहा है ऑक्सीडेशन और बन रहा है Cu2+ आयन, और वो Cu2+ आयन जाके घुल रहा है यहाँ पर। तो यहां से निकल रहे हैं कॉपर इन टर्म्स ऑफ Cu2+ आयन। ओके, फिर क्या होता है, ये तो हो गई एनोड की रिएक्शन एट एनोड। फिर क्या होता है कैथोड पे, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होकर इस इलेक्ट्रोड पर आते हैं, मीन्स यहां से ऑक्सीडेशन हुआ, यहां से कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर वायर के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, और इस इलेक्ट्रोड पर जब पहुंच रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट कॉपर आयन को रिड्यूस करते हैं। तो यहां पर Cu2+ आयन फ्रॉम aqueous solution gets reduced into copper again and gets deposited in that electrode। तो यहां पर कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2+ आयन का रिडक्शन हो रहा है। और ये है एट कैथोड की रिएक्शन। क्लियर है सभी को? तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, इट इज रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। चलिए, और इसी के थ्रू हम कॉपर को रिफाइन भी करते हैं। तो ये रिफाइनिंग मेथड है, समझ गए? वैसे अगर हमें यहाँ पर किसी मेटल पे कॉपर की परत चढ़ानी हो तो हम आसानी से ये मेथड यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यूज कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मींस किसी प्लेट पे किसी मेटल की परत चढ़ाना कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर आता है? चलिए, तो उसके बाद कुछ नॉन रिएक्टिव मेटल्स जो है एज अ एनोड मड यहाँ पे जाके जमा हो जाते हैं। यहाँ पर जो नीचे कचरा जमा होता है वो एक्चुअली कचरा नहीं होता, उसमें वेरियस प्रीशियस मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, उसका मड बनता है यहाँ पर, जिसको बेच के अच्छी खासी कमाई की जाती है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, तो आज हमने सीखा इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट, और इसी पे बेस्ड हम नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा।
ओके चलिए बाकी फिर नेक्स्ट बार।